हाय फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम आज इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और हम इनको समझेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ईजी से ईजीएस्ट वे में आपको ये समझा सकूँ। हमारे साथ सबसे पहले जो दो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हैं सिमिली और मेटाफर। सिमिली और मेटाफर पे बहुत ही कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में। और आप बेसिक डेफिनेशन से एक क्वेश्चन सिमिली मेटाफर या इनसे रिलेटेड और जो डेफिनेशंस है उनसे क्वेश्चन आप मान के चलिए एक से दो भी हो जाता है, और कई बार मैंने देखा है कि 4 to 5 क्वेश्चंस भी आते हैं जब लास्ट में हमारे पास एक आजकल ये न्यू ट्रेंड शुरू है लास्ट 2-3 टाइम से, कि जब ये लोग एक न्यू पैराग्राफ दे देते हैं पोइट्री से रिलेटेड या कोई भी लिटरेचर का उठा के एक पैराग्राफ दे देते हो, जिसके साथ हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटेंस में आपको पहचानना है सिमिली है या मेटाफर है, या और कोई इनकी टर्म्स हैं। तो उन 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 कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हम डेफिनेशंस को समझेंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है सिमिली। सिमिली और मेटाफर, मेटाफर को बोला जाता है कि मेटाफर इज़ अ काइंड ऑफ सिमिली, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। सो सिमिली में क्या होता है, सिमिली इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब आप इसकी डेफिनेशन समझे, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, कि कोई भी दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं और हम उनमें कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको सामने मेंशन भी कर रखा है, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन। तो ब्रेव अपने आप में एक एडजेक्टिव है और लायन अपने आप में एक नाउन है। और लायन जो है वो किसको दिखाता है, वो खुद में अपने आप में एक ब्रेव एनिमल है। तो हम किसी को, हम ये एग्जांपल जो हम किसी को बोल रहे हैं कि ही इज़ ब्रेव लाइक लायन, सो एक आदमी लायन नहीं हो सकता, बट ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, तो हम उसकी जो ब्रेवरी है वो लायन से कंपेयर कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन दिखा रहे हैं वो एक इंसान और एनिमल के बीच में कर रहे हैं, और एनिमल की जो क्वालिटी है दैट इज़ ब्रेवरी, वो हम उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस सिमिली के सिर्फ दो रूल्स हैं बहुत ही छोटे से, और वो है एज एंड लाइक। आपको कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर हम आपको दिखता है कि आपको एज एज लाइक कंपेयर कर रहे हैं विद एज, एंड देन कंपैरिजन कर रहे हैं विद लाइक, तो वो फॉर श्योर सिमिली है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने भी आपको लाइक दिया था, नेक्स्ट एग्जांपल होगा एज का। जैसे हमने पहले बोला ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, वो एक लाइन की तरह ब्रेव है। अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हम इसको बोलेंगे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। तो वो इतना ब्रेव है जितना कि एक लाइन होता है, या वो एक लाइन जितना ब्रेव है। ये सिमिली बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, सिमिली बहुत ही इजी टर्म है, और बहुत ही इजीली हम इसको डे टू डे अपने लाइफ में यूज़ भी करते हैं। अपने जब हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही ईज़िली सिमिली को यूज़ करते हैं, जो शायद हम खुद से पहचान नहीं पाते, लेकिन हमने आए दिन की बातों में हम सिमिली को बहुत ही आए दिन यूज़ करते हैं। एंड सेम इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन वे दैट इज इन लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। तो मेटाफर क्या है कि वो एक्चुअली जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को या किसी एक्शन को, वो हम ट्रू सेंस में डिस्क्राइब नहीं कर रहे, बट हम एक आइडिया लेके उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ लायन। नाउ एक आदमी लायन कैसे हो सकता है, ये मेटाफर है। क्योंकि एक आदमी, क्योंकि हम एक लायन को मानते हैं कि लायन अपने आप में एक ब्रेव एनिमल है, सो हमने उस आदमी को बोला दैट ही इज़ अ लायन। तो ये खुद ब खुद समझदारी वाली बात हो गई, समझने वाली बात हो गई कि अगर हम किसी को लायन बोल रहे हैं दैट मीन्स वी आर गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट। सो दैट्स अ मेटाफर। जैसे कि हम बोलते हैं हार्ट ऑफ गोल्ड, तो हार्ट ऑफ गोल्ड वैसे तो नहीं हो सकता, हार्ट इज़ ऑफ ब्लड, राइट? बट व्हेन वी से दैट हार्ट ऑफ गोल्ड मीन्स कि उसका जो दिल है वो इतना बड़ा और सुनहरा है।
तो ये दो बहुत ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, गोल्ड एंड हार्ट, कहीं पे इनका कोई मैच नहीं, लेकिन मेटाफर में हम इनको इस तरह से यूज़ करते हैं कि दो डिफरेंट चीज़ों को हमने साथ में कंपेयर किया और उसको इस लायक उसको बनाया कि हम उनको कंपेयर कर सकें। अनदर एग्जाम्पल इज़ लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो बारिश में कुत्ते बिल्ली का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि एक के बाद एक जैसे बूंदें पड़ती हैं। सो वी कंपेयर देम विथ कैट्स एंड डॉग, लाइक जैसे टॉम एंड जेरी होता था कि टॉम के पीछे जेरी है, जेरी के पीछे टॉम है, तो दे आर लाइक कैट्स एंड डॉग्स। सो दैट्स वाई वी कॉल रेनिंग को हम कैट्स एंड डॉग से कंपेयर करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो ये एक बहुत ही अच्छा मेटाफर एग्जाम्पल है आपके लिए। हम आगे बढ़ेंगे। मेटाफर जो है वो काफ़ी वास्ट है और लिटरेचर में मेटाफर का एक बहुत लिटरेचर में सिमिली मेटाफर और जितनी भी बेसिक डेफिनेशन सबका ही रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट अभी फ़िलहाल हम मेटाफर के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं जो हमारे लिटरेचर से बहुत ही फेमस क्लासिक्स से लिए मैंने। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर की बुक से है एज़ यू लाइक इट। फेमस क्लासिकल नॉवल है विलियम शेक्सपियर की, और उसका ये बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं, दो लाइनें हैं जहाँ वो बोलता है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। तो जो वर्ड है वो एक स्टेज हो तो नहीं सकता, क्योंकि वर्ड तो वर्ड है, ठीक है, और आदमी और इंसान कोई प्लेयर नहीं है, बिकॉज हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लिटरेचर में मेटाफर की बात कर रहे हैं, तो जो शेक्सपियर है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली मेटाफर को यहाँ पे यूज़ कर और वर्ड को स्टेज से कंपेयर किया है। और नेक्स्ट लाइन में से मैंने बोला एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो कोई भी आदमी और औरत कोई प्लेयर्स नहीं है अनटिल अनलेस दे आर प्लेइंग इन अ फील्ड इन अ ग्राउंड। बट ये एक मेटाफर है कि हम ये दिखा रहे हैं इस बात से कि दुनिया ये एक स्टेज है और आदमी और औरत जो हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब प्लेयर हैं कि वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। तो ऐसा भी, जैसे अगर अगली लाइन में भी ये लिखा है कि दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, तो ऐसा कहीं कोई एग्जिट नहीं कर रहा, कहीं कोई एंटर नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ एक मेटाफर, एक मानने की बात है कि जितना सुंदर हम अपने शब्दों को बना सकते हैं, जितने सुंदर हम अपने शब्दों में मेटाफर्स को इंक्लूड करके उसको और ज़्यादा रिटोरिकल बना सकते हैं। Another example is but soft what light through yonder window breaks, it is the east and Juliet is the sun। रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर। अब ये रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर जो बताना चाह रहे हैं वो जूलियट को सन बता रहे हैं, जूलियट इज़ द सन, कि इतनी सॉफ्ट है। और उस विंडो से जब वो आती है तो विंडो से मतलब ऐसा लगता है जैसे लाइट ब्रेक कर कर अंदर आ गई है, और ईस्ट में है, लेकिन जूलियट जो है वो सन है, कि मतलब सन एनीवे ईस्ट में ही होता है, और वो जूलियट को सन से कंपेयर करने के, जूलियट इतनी सुंदर है, इतनी चमकदार है, उसका जो ऑरा है वो इतना चमकदार है कि वो एक सन की तरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये है मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर। इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, स्पीक देन टू मी। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं मैकबेथ में शेक्सपियर कि ये जो समय है, समय के जो बीज हैं, इन्हें देख के बताओ कि कौन सा ग्रेन कब ग्रो किया और कब नहीं, और उसके बाद मुझसे बात करना। अब जो समय है, समय के जो सीड हैं, हमारे पास समय का कोई सीड ऐसे होता नहीं है, पर ये मेटाफर है। उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया है कि समय को बताया है कि वो एक पौधा है या एक बीज है जो हमने उगाने की कोशिश करी, और उनके जो ग्रेन कभी ग्रो करेंगे और कभी नहीं करेंगे। मतलब कि ये एक एग्जाम्पल है कि लाइफ में समय के अनुसार कैसे कब क्या होगा आप कोई बता नहीं सकते। तो वो बोल रहे हैं कि आप अगर देख सकें तो मुझे बताना। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं मेटाफर के, वैसे बहुत सारे लिटरेचर में मेटाफर के, सिमिलीज़ के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के पोइट्री से रिलेटेड या लिटरेचर में से इस तरह के जैसे जो फेमस लाइंस होती हैं, ये क्वेश्चन पेपर में मैंने अक्सर आते देखी है, और उनमें से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से मेटाफर
को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, इसमें से आप सिमिली को रिकॉग्नाइज़ कीजिए। अब इसके इन तीनों जो मैंने लाइंस कोट करी हैं, इनमें कहीं पर भी अगर आप देख सकते हो सिमिली नहीं है, सीधे सीधे वर्ड को स्टेज बनाया है। अगर हम बोलते दैट द वर्ड इज़ लाइक अ स्टेज, देन यहाँ पे सिमिली होता। अगर हम बोलते ऑल द मेन एंड वीमेन आर लाइक प्लेयर्स, तब ये सिमिली होता। लेकिन हमने यहाँ पे ना तो लाइक का यूज़ करा है, ना ही एज का यूज़ करा है। हमने सीधे सीधे उनको एक चीज़ बता दी है जो कि वो नहीं है, इसलिए दिस इज़ अ मेटाफर। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ मेटाफर। जैसे मैंने शुरुआत में बोलते कि मेटाफर जो है थोड़ा एक्सपेंडेड डेफिनेशंस है इनकी, और इनके टाइप्स भी हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट मेटाफर है वो है एंटीथेसिस। और ये एंटीथेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशंस कई बार पूछ ली जाती है, या इसके एंटीथेसिस को वो रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछा जाता है। तो हम एंटीथेसिस पहले पढ़ते हैं। एंटीथेसिस के लिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अ रेटोरिकल contrast in a speech that has parallel grammatical construction with opposing ideas of thing. This is based on logical phrase or terms. तो ये बोल रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम स्पीच में किसी कोई भी कंट्रास्ट बात को जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन उसको ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट करके साथ के साथ चलाते हैं, उसे बोलते हैं एंटीथेसिस। एग्जाम्पल के लिए, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, कि आदमी कुछ प्रपोज करता है लेकिन गॉड उसको डिस्पोज कर देता है। या फिर जैसे कि मैं एक और लिटरेचर से एग्जांपल लेकर आई हूँ जिसमें लिखा है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, कि हर इंसान को अपना कान दो सुनने के लिए लेकिन वॉइस नहीं। तो ये एंटीथेसिस है कि जिसमें आप एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक लॉजिकल टर्म दिखा रहे हैं, और उसके ऊपर आप ये बता रहे हैं कि हम दो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ आइडियाज़ को पैरेलल लेके चल सकते हैं अपनी स्पीच में। इसी के साथ साथ एक और मेटाफर है विच इज़ कैचारिसिस। अब कैचारिसिस में बोलते हैं, अ मिक्स्ड मेटाफर समटाइम्स यूज्ड बाय डिज़ाइन एंड समटाइम्स बाय एक्सीडेंट और रिटोरिकल फॉल्ट। तो ये जो मेटाफर है ये कभी हम बहुत डिज़ाइन करके यूज़ करते हैं और कभी एक्सीडेंटली हो जाता है, जैसे कि मो द बेयर्ड और शेव द ग्रास, पिन द प्लैंक, नेल माई स्लीव। तो अब मो द बियर्ड लाइक मो मतलब होता है कटिंग ऑफ समथिंग, कटिंग ऑफ ग्रास और कटिंग ऑफ एनीथिंग। तो हम बियर्ड के लिए मतलब दाढ़ी के लिए बोल रहे हैं मो द बियर्ड। और ऐसे ही हम जैसे बोल रहे हैं शेव द ग्रास, लाइक ग्रास को शेव कैसे कर सकते हैं, वी कैन कट इट डाउन, बट देन अगेन वी आर यूजिंग शेव द ग्रास, क्योंकि हम मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, हम उसको और रिटोरिकली ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं। पिन द प्लैंक, नेल माई स्लीव्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। अनदर मेटाफर इज़ हाइपरबोल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबल। हाइपरबोल जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने कई बार यूजीसी नेट में आते हुए देखी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा कि किसी भी डेफिनेशन का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसको डिफ़ाइन कीजिए या फिर आप इसको पहचानिए कि ये कौन सी डेफिनेशन, या इसको डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए, या फिर आपको एग्जांपल दे दिया जाता है उसमें से आपको टिक मार्क करना होता है कि ये एक्चुअली कौन सा मेटाफर है। तो एंटीथेसिस, हाइपरबोल, पैराबल और ऑल इन ऑल मेटाफर, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हाइपरबोल पढ़ते हैं। हाइपरबोल तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं। हम जब अपना कोई पॉइंट किसी का रखना चाह रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, लाइक बात छोटी सी हो गई लेकिन हम उसको इस तरह से बताएंगे कि वो लगे कि बात बड़ी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, एक्सेसिव एग्जैजरेशन टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, अपना पॉइंट रखने के लिए उस बात को इस तरीके से सामने वाले को बताना कि सामने वाला उस बात पे ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग एग्जैजरेशन और एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसिस, इंटेंसिटी एंड रिटोरिकल इफेक्ट। जैसे मैंने बोला कि अपनी बात को इस तरीके से सामने वाले पे रखना कि वो उसको इतना एम्फेसाइज करना, उसकी बात की इतनी इंटेंसिटी बढ़ा देना कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। सो एग्जाम्पल है, ही वॉज सो एंग्री, आई थॉट ही वॉज गोइंग टू किल समबडी। लाइक
ही वॉज सो एंग्री, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, कोई बहुत गुस्सा है, वी कैन से लाइक हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं ही वॉज वेरी एंग्री और यू नो ही वॉज टू मच एंग्री, लेकिन हमने इसके साथ मेटाफर क्या ऐड किया, ही वॉज सो एंग्री दैट आई थॉट ही वॉज गोइंग टू किल समबडी। अब गुस्से में कोई एक्चुअली कोई किल करता नहीं है, हाँ, पर गुस्से में लोग किल कर भी देते हैं। तो यही हमने, इसी को हम हाइपरबोल बोलते हैं कि हमने छोटे से बात को इतना एग्जैजरेट कर दिया कि हमने आगे उसके ऊपर थोड़ा एक एग्जांपल दे दिया, ही वॉज गोइंग टू किल समबडी। अनदर एग्जांपल है जैसे कि शी हैड 1000 मिस्ड कॉल्स। अब रियलिटी में कोई 1000 मिस्ड कॉल्स किसी को करता नहीं है, देता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने के लिए हम बोलते थे लाइक आई गॉट 100 मिस्ड कॉल्स, चाहे 5 to 6 मिस्ड कॉल ही आई हो, लेकिन हम बोलने के लिए बोल देते हैं अपनी बात को, ये दिखाने के लिए कि वो बात की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अनदर एग्जाम्पल इज़ लाइक आई वॉज सो एम्बेरस्ड आई वॉन्टेड टू डाई। लाइक हम अपने आप में एम्बेरस्ड हो जाते हैं, तो वो एम्बेरसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, लेकिन हम साथ में उसके साथ फिर हाइपरबोल ऐड कर रहे हैं विच इज़ आई वॉन्टेड टू डाई, कि मैं मर ही जाना चाहती थी। हालांकि रियलिटी में कोई मरना नहीं चाहता और कोई कितना भी एम्बेरस हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाता, लेकिन बोलने वाली बातें हैं, मेटाफर ऐड करने वाली बातें। अब नेक्स्ट है हमारा पैराबल। पैराबल के लिए बोलते हैं एन एक्सटेंडेड मेटाफर इज टोल्ड एज एन एनेक्डोट टू इलस्ट्रेट और टीच अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन सच एज इन एसॉप्स फेबल्स और जीसस टीचिंग मेथड एज टोल्ड इन द बाइबल। तो डेफिनेशन से समझ आ रहा होगा कि पैराबल्स जो होते हैं ये यू नो स्पिरिचुअली लाइंस लेसन्स और मॉरल लेसन्स होते हैं, जो कि हमें यू नो बाइबल या पुरानी जो बड़े बड़े होली बुक्स होती हैं या कुछ जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हो गए, उनमें जो हमको देखने को मिलता है वो हमारे पैराबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सफास्ट गोट अ पर्शियन पैराबल है, हरक्यूलिस एट द क्रॉस रोड एन एंशिएंट ग्रीक पैराबल है, द पैराबल्स ऑफ जीसस, द रूस्टर प्रिंस अ हेसिडिक पैराबल। तो जो भी बेसिकली जहाँ पे आपको यू नो हम कुछ जीसस से रिलेटेड या किसी गॉड से रिलेटेड कुछ भी यू नो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम टीचिंग, जहाँ पे हम मॉरल लेसन की बातें कर रहे हैं, वो उस टाइप का मेटाफर जो होता है वो पैराबल बोला जाता है। तो ये था अभी तक के कुछ मेटाफर्स, और इनके बाद है फिर हमारे पास एलिगरी एंड पन। एलिगरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एलिगरी आप सबको शायद ईजिली पता ही हो, क्योंकि जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले वो एलिगरी लाइक यू नो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हम, जैसे कि शेफर्ड्स कैलेंडर हो गया। पर फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ जिन बच्चों को नहीं इसके बारे में आइडिया, उन लोगों के लिए कि एलिगरी क्या होता है, कि जब हम किसी भी सिंबॉलिक फिगर या इमेजरी या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम जीसस को लेते हैं, जहाँ पे एलिगरी बेसिकली ये होता है कि हम पुराने जीसस, शेफर्ड्स, या हम जो आजकल जो हमारे जो आसपास जो सिंबॉलिक फिगर्स होती हैं हम उनको लेके एग्जांपल देते हैं, या कोई इमेजरी होती है या कोई इवेंट होता है जो कि बहुत ही ग्रैंड इवेंट है, ठीक है, तो हम उस इवेंट को लेके और उससे कुछ मॉरल या स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मीनिंग निकाल के हम उसको अपने एग्जाम्पल में सेट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है एलिगरी की, जैसे कि हम पॉलिटिक्स, एक एग्जांपल देते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर हम सीधे सीधे कई बार हम जब जोक मारते हैं तो इनडायरेक्टली हम जोक मारते हैं, तो वो तो होता है पन, लेकिन हम उनकी किसी फेमस पॉलिटिशियन का एज ए सिंबॉलिक फिगर लेकर इनडायरेक्टली उनके बारे में लिखते हैं, दैट इज़ एलिगरी। जैसे कि हम फेरी क्वीन की बात करें, फेरी क्वीन ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो दैट इज़ अ एलिगरी बुक, कि उसके अंदर एलिजाबेथ, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाइक किंग आर्थर और क्वीन एलिजाबेथ, इन सबको वो सबको सिंबॉलिक है, मतलब उनके बेसिस पे वो जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, उन कैरेक्टर्स का नाम हम सेम एलिजाबेथ या किंग आर्थर नहीं यूज़ कर रहे हैं,
किंग आर्थर तो है खैर उस बुक में, लेकिन हम लाइक क्वीन एलिजाबेथ या उस टाइम में लंदन में जो भी मेरा सिंबॉलिक फिगर्स होते थे, तो हमने उनका डायरेक्ट नेम ना लेके, पर उनके जो पूरा जो एक उनका जो सिंबल होता था वो हम यूज़ करके उसको उस एग्जाम्पल में सेट कर रहे हैं। दैट इज़ एलिगरी। और इसी के साथ फिर होता है पन जैसे कि मैंने बताया कि पन सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सी टर्म है कि जब हम किसी पे कोई जोक या कुछ ह्यूमर वाले कुछ बात कर रहे हैं, दैट इज़ कमिंग टू पन का बेसिकली इट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ ह्यूमर इन जोक्स एंड कॉमेडी शोज़, कि हम इनडायरेक्टली कोई पंच लाइन मार रहे हैं या किसी को कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई जोक बना रहे हैं और उससे कुछ हम मीनिंग निकाल रहे हैं, तो उसको हम पन बोलते हैं। कि उस बात को सीरियस ना लेके पर उस बात पे हंसना। अ वर्बल डिवाइस बाय विच मल्टीपल डेफिनेशंस of a word or its homophones are used to give a sentence multiple valid reading, typically to humorous effect। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि verbal device by which multiple definitions of a word or its homophones, जैसे कि कई बार हम बात जिसे कहते हैं डबल मीनिंग टॉक्स, कि हमने कुछ बात करी और उस बात का कुछ मतलब निकाल के हम हंस पड़े। बात कुछ थी लेकिन हमने उसका दूसरा तरह का मतलब निकाला अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने ह्यूमर के हिसाब से, और हम उस पर हंस रहे हैं, तो दैट इज़ पन। या हमने किसी पे व्यंग किया, कोई सटायर जोक मारा और बात बहुत मतलब रियलिटी में बात जो थी वो वही थी, लेकिन सामने वाले ने उसको अदर वे में लिया, अपने ह्यूमर में काउंट किया और उस पर वो हंस पड़ा, तो दैट इज़ पन। कि किसी पे जोक मारना और उसका अलग मीनिंग निकालना। दीज आर ऑल्सो नोन एज फैक्ट शूट्स, तो पन को फैक्ट शूट्स भी कहा जाता है। तो अभी तक का इतना ही था मेटाफर में, एलिगरी और पन हमने पढ़ा। तो एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज मतलब देख लेते आज हमने क्या किया। बेसिक डेफिनेशन हमने करी है, सिमिली, मेटाफर, और फिर हमने मेटाफर के एग्जांपल्स देखे, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मेटाफर्स विच इज़ एंटीथीसिस, कैटाचरेसिस, हाइपरबोल, पैराबल, एलिगरी एंड पन। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम एलिगरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एलिगरीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो एलिगरीज को हम और अच्छे समझेंगे। और ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपके लिए MCQs लेकर आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।